नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग। उम्मीद है जैसा कि आप बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ का सेकंड पार्ट। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग पढ़ रहे हैं कौन सा, हाँ, आरंभ बैच। तो आरंभ बैच में हम लोग क्या है, क्लास 12 के लिए, बिहार बोर्ड के लिए बहुत अच्छी सीरीज चल रही है। तो आप इसी में एक दूसरी कड़ी है जिसमें हम लोग एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ का सेकंड पार्ट देखेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ रखा है, अगर आप नहीं देखे हुए तो इसमें प्ले लिस्ट है, जाके पूरे वीडियोज को पहले देख लीजिए एक बार। तो इसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखेंगे। किसके द्वारा? तो सीट के द्वारा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड सीट। ठीक है, अब इसमें कई सारे वर्ड ऐड करेंगे, इनफाइनाइट चार्ज सीट, प्लेन चार्ज सीट, कई सारी चीज आपको बोलेंगे। लेकिन ओवरऑल सीट देखना समझना सेम ही बात है। सीट का मतलब क्या होता है जरा समझिए। सीट का मतलब होता है कोई ऐसी पतली चीज जिसके आर पार उसका प्रभाव दिखाई दे। जैसे अगर मान के चलिए मैं अगर ये पेन होता और इससे यहाँ पे बुनका बनाऊंगा तो इसके पार भी आपको इसके ये ब्लैक कलर का बुनका दिखाई देता। तो कहने का मतलब सीट का मतलब होता है इतनी पतली चीज जिसमें एक तरफ आप कोई काम कर रहे हो तो दूसरी तरफ भी उसका प्रभाव हो और पहले तरफ भी उसका प्रभाव हो, तो उसका प्रभाव दूसरी तरफ हो। जैसा कि बेड सीट, आप उससे पानी गिरा के चेक करना, बचपन में कितनी बार आप लोगों ने देखा होगा। तो जब आप पानी गिराओगे उस पर ना, तो क्या देखोगे कि जब जैसे ग्लास से पानी, थोड़ा सा ही पानी उस पर गिरा तो ऊपर भी भीग जाएगा और नीचे भी भीग जाएगा। तो कहने का मतलब बेड सीट का मतलब होता है पतला चीज, जबकि रजाई अलग चीज होता है, जबकि तोशक अलग चीज होता है, लेकिन बेड सीट का मतलब पतला। ठीक है, तो आपके साथ चार्ज सीट भी हुआ होगा, आपके ऊपर कभी ना कभी FIR हुआ होगा। तो जैसे आप समझ सकते हो बेटा कई तरह चीज़ों से कि अगर सीट का मतलब पूछा जाए तो इतनी पतली चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, सीट। तो मान के चलो हम लोग यहाँ पे एक सीट ले रहे हैं। ठीक है, तो देखो बुआ, अगर हमको ऐसे रखते तो फिगर ऐसे बनाते हैं, लेकिन चूंकि हम इसको ऐसे रख रहे हैं तो पिक्चर हम थोड़ा डिफरेंट टाइप से बनाएंगे। डिफरेंट टाइप से कैसे बनाएंगे, तो ये देखिएगा। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि अगर मैं ऐसे रखा हुआ हूं तो मतलब इसको बोलूंगा सीट। क्या बोलूंगा? वो सीट। अब चूंकि ये चार्ज सीट इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट है तो ये अनंत बड़ा लंबा है। तो मान के चलो इस पे प्लस चार्जेस है। ठीक है, तो अब क्या होगा, हाँ सॉरी मैंने क्या बोला, इस पे प्लस चार्ज है और ये सीट है तो इसके पास सिग्मा होगा। कहिएगा सर चार्ज क्यों नहीं बोल रहे? देखिए चार्ज उसका बोला जाता है, मैं पहले भी इसकी चर्चा कर चुका हूं, जहां पे कोई लिमिटेड चीज हो तब ना आप बता सकते हो कि यहां पर इतना रुपया, यहां पर इतना चार्ज है। लेकिन चूंकि ये क्या है बच्चे लोग, अनंत है, तो इनफाइनाइट है, तो यहाँ पे चार्ज नहीं बल्कि सिग्मा बोलेंगे। सिग्मा का मतलब क्या होता है कि कितना चार्ज कितना एरिया में है। ठीक है, तो इसका मतलब इकाई का बता रहा है कि इकाई एरिया में इतना चार्ज है, तो जितना बड़ा होगा उतना से मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। खैर ये तो बात की बात है। तो हम लोग क्या बोले कि सिग्मा बराबर क्या हुआ, क्यू बटे ए, यानी हमें सीट मिल गया। अब क्या करना है, इस सीट के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा होगा, बिल्कुल निकल रहा होगा। ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, अब बताओ यहां पे क्या करना पड़ेगा। क्योंकि ये गॉस के नियम से सॉल्व होगा, तो गॉस साहब कहते हैं कि जब भी आप कोई बॉडी को लगाओ ना, जब भी आप कोई बॉडी बनाओ तो वो हमेशा ना मतलब कि क्लोज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्लोज। तो अनंत चीजों को कोई क्लोज कर सकता है? नहीं। तो हम एक काम करते हैं, ये तो अनंत है तो पूरा को तो हम क्लोज नहीं कर पाएंगे, थोड़े से पार्ट को क्लोज करते हैं। ठीक है ना, क्योंकि यूनिट का निकल जाएगा तो फिर जितना चाहेंगे उतना का निकाल लेंगे। तो अगर ये ऐसे रखा हुआ है सीट, ये सीट ऐसे रखा हुआ है और हमको इसमें क्लोज करना है तो हमको इस तरह से रखना पड़ेगा सिलेंडर को। सोचिए ना, तभी तो इतना पार्ट क्लोज होगा ना, इतना पार्ट को क्लोज करना। तो इस तरह से लाकर रियल में नहीं आर पार कर देना है, ये इमेजिनरी है, इसीलिए सोचना है हमको केवल। ठीक है, तो यहां पर क्या करना है, ऐसा मानना है कि हमने इतना पार्ट सिलेंडर का काट लिया। ठीक है ना, अब कहिएगा सर आपने सिलेंडर ही क्यों काटा, सब बात बताएंगे आपको। ठीक है, तो पहले आप ये समझिए कि हमने इसके आर पार सिलेंडर, रियल सिलेंडर नहीं, इमेजिनरी से मैंने सोचा कि इसके आर पार एक क्या है हुआ, सिलेंडर है। ठीक है ना, तो ये एक सिलेंडर हुआ। तो एक सिलेंडर तीन चीज़ों से मिलकर बनता है, जरा देखिएगा, मैं कल भी बता चुका था। ठीक है ना, पिछले लेक्चर में भी, एक सिलेंडर तीन चीज़ों से मिलकर बनता है, एक अपर पार्ट, लोअर पार्ट, लेटरल सरफेस। ठीक है, तो अपर पार्ट पे हम छोटा सा पार्ट काटेंगे। ठीक,
मिडिल पार्ट पे काटेंगे और फिर लोअर पार्ट पे काटेंगे, ठीक है। तो आप क्या देखिएगा, इस छोटे पार्ट का एरिया वेक्टर इधर होगा ए, और इस पार्ट का एरिया वेक्टर इधर होगा ए, और इस पार्ट का एरिया वेक्टर इधर होगा ए, ठीक है, ओके। और आप बताओ तो यहाँ पर दोनों के बीच का एंगल कितना है, तो आप एंगल देखिएगा तो यहाँ थीटा बराबर 0 डिग्री। क्यों 0 डिग्री? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधरे है और एरिया भी इधरे है, दोनों सेम तरफ है। इसमें देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है और एरिया भी इधर है, तो दोनों का तरफ सेम है, तो थीटा बराबर फिर से 0 डिग्री, और यहाँ पर थीटा बराबर 90 डिग्री, ठीक है। तो क्या मैं इस 3 पार्ट्स के लिए हमें क्या करना है बुआ, वैल्यू को सॉल्व आउट करना है। तो एक बात बताइए, हम क्या करेंगे, पहले एक पार्ट के लिए निकालेंगे, इस पार्ट के लिए, फिर इस पार्ट के लिए, फिर इस पार्ट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, हम एक एक करके निकालेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, तो सबसे पहले बोलेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। पहले फ्लक्स निकाल लेंगे, फिर गॉस के नियम के बराबर करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स अपर पार्ट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू अपर पार्ट। तो यहां देखिएगा, तो इसको बोलते हैं E cos 0 डिग्री, ओके। तो छोटा एरिया है तो छोटे फ्लक्स होगा, छोटा वैल्यू को बड़ा करने के लिए इंटीग्रेशन इसकी चेक कर रहे हैं, तो ई ए cos 0 डिग्री। बताओ तो इसको क्या बोलेंगे, फाई। ई कहाँ चला जाएगा बाहर, छोटा एरिया को छोटा एरिया लिख दीजिए और cos 0 का मान 1, ठीक है। तो फाई ई और डी ए का एरिया ए, क्योंकि छोटे छोटे एरिया को जोड़िएगा तो कुल एरिया क्या आएगा ए, इसको मैं ए मान लेता हूँ, ठीक है। तो कुल एरिया क्या हो जाएगा ए, छोटे छोटे पार्ट है नहीं, सबको जोड़िएगा तो मान लीजिए कि इसको पाई आर स्क्वायर बोलिएगा, तो मैं इसको ए मान लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने ए मान लिया, तो ये हमारा पहला निकला, ठीक। अब सिमिलरली देखिए तो तीसरा भी सेम है कि नहीं, ठीक है। तो पहले दूसरा का निकाल लेते हैं, तो क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू लोअर पार्ट, ये लोअर पार्ट है, ठीक है। तो आप बताओ तो वही यही वाली बात होगी, फाई बराबर क्या फॉर्मूला होगा, ई ए, और जो इस तरफ है वही इस तरफ है, छोटा एरिया है तो छोटा एरिया, कॉस कितना डिग्री, 0 डिग्री। यहाँ पे छोटा है तो छोटा, छोटे वैल्यू को बड़ा करने के लिए इंटीग्रेशन, कैसा इंटीग्रेशन, क्लोज इंटीग्रेशन। डी फाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, फाई। ई कहाँ चला आएगा बाहर, और छोटे छोटे एरिया को जोड़ दीजिएगा, छोटे छोटे भाइयों के बड़े भैया आज बनेंगे किसी के सैया। ये देखिए ई और छोटे छोटे एरिया को जोड़िएगा तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा ए, ठीक है। तो ये हमारे पास दूसरा, क्योंकि मैंने दूसरा के लिए निकाला। अब देखिएगा, अब ये लैटरल पार्ट के लिए निकालना है, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू लैटरल पार्ट, ओके। तो लैटरल पार्ट के लिए फॉर्मूला क्या होगा, फाई ई ए, छोटा सा एरिया डी, छोटा सा फ्लक्स ई, और कॉस 90 डिग्री। देखिए यहाँ पे दोनों का बीच का मान क्या है हुआ, 90 डिग्री, इसीलिए इंटीग्रेशन है तो इंटीग्रेशन, ये है तो ये। तो बताइए फाई 3 बराबर क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि कॉस 90 का मान क्या होता है, 0। तो सबको जोड़ो तो अगर मैं जोड़ूंगा टोटल फ्लक्स, तो फाई बराबर क्या होगा, फाई नेट बराबर फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। फाई नेट, फाई 1 का मान ई ए होता है, फाई 2 का मान भी ई ए होता है, लेकिन फाई 3 का मान क्या है, 0। तो फाई नेट का मान क्या होगा, 2e ए, ओके। अब बताओ यहाँ पर टोटल फ्लक्स, तो आप गॉस के नियम लगाते हैं, कौन सा नियम हुआ, गॉस का। एक राधा एक मीरा। अब यहाँ पर क्या बोलेंगे, फाई बराबर क्यू बट्टा अपसाइलन नॉट, ओके, क्यू बट्टा अपसाइलन नॉट। तो क्यू को हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो क्यू को बोलेंगे बुआ, देखो सिग्मा बराबर होता है क्यू बट्टा एरिया। तो बताइए क्यू बराबर क्या होगा, सिग्मा इंटू एरिया बट्टे अपसाइलन नॉट। अब देखो ये और ये दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा, बराबर।
तो इस जगह पे क्या करेंगे, एक प्रेम दीवानी एक दरस दीवानी, इसको काट दो तो ई बराबर क्या हो जाएगा बुआ, सिग्मा बट्टे 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, हो गया। तो कोई आपसे पूछेगा एक सीट के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, तो क्या बोलिएगा, सिग्मा बट्टे 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा को क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। राधा ने मधुवन में ढूंढा, मीरा ने मन में पाया। हो गया। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गया। तो आप आराम से इसको लिख सकते हैं कि हाँ भाई कितना होता है वैल्यू, तो आप आराम से बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज सीट के द्वारा हमारे पास ये आ गया। लेट बी कंसीडर लिखना है, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम भी देना है, तो आराम से लिख दो लेट बी कंसीडर ए चार्ज सीट इनफाइनाइट चार्ज्ड सीट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या हुआ उसका, सरफेस चार्ज्ड डेंसिटी कितना है बाबू उसका, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, एंड वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ ई। किसका फाइंड निकालना होगा, वैल्यू ऑफ ई का मान। ठीक है, वैल्यू ऑफ ई। और एक चीज़ आप ये भी देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पर कैसे निर्भर करता है, तो जीरो, मतलब इसमें डिस्टेंस है ही नहीं, ये डिस्टेंस पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो चलिए आपके पास ये हो गया, आप इसको जल्दी से नोट कीजिए। फिर हम लोग आते हैं सीट के बाद प्लेट पर। किससे आएंगे बुआ, सीट के बाद प्लेट पर, जल्दी नोट कीजिए। तो चलो बच्चे लोग, हम लोग यहाँ बात करने वाले अभी के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड सीट के बाद आप प्लेट के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट, अभी इनफाइनाइट सीट के बारे में पढ़े थे ना, प्लेट के बारे में पढ़ेंगे। कहिएगा सर प्लेट क्या चीज़ होता है। देखो बहुत सारे पन्ना को मिलाकर एक कॉपी बनता है ना, उसी प्रकार बहुत सारे सीट को मिला दोगे तो एक प्लेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक प्लेट। चलो मैं इसका उदाहरण आपको बताता हूँ, वहाँ से कॉपी लेकर आता हूँ, फिर आपको एक उदाहरण बताता हूँ। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर क्या है बच्चे लोग, ये देखिएगा, ये आपको मिल जाएगा, हैंड रिटन नोट्स है, ऑलरेडी मेरा छपा हुआ हैंड रिटन नोट्स है न्यूटन फिजिक्स का। तो आप इसको अगर चाहते हैं तो हमारे इस दिए गए नंबर पे कमेंट कीजिए, मैं आपको हैंड रिटन नोट्स आपको वहाँ भेजवा दूंगा, कुरियर करवा दूंगा। ठीक है ना, आप उसको बता दीजिएगा। तो चलो बच्चे लोग, मैं क्या कह रहा हूँ कि ये हमारे पास मान के चलिए कॉपी है। तो इसमें क्या है, देखो एक ये सीट बहुत सारे सीट से मिलकर बना है। ठीक है ना, बहुत सारे सीट से मिलकर बना है। तो इसमें क्या हो रहा है कि बीच में अगर तुम चार्ज दोगे तो ये चार्ज कंडक्टर होने के कारण ये सरफेस पे आ जाएगा। तो कहने मतलब हमारे काम का कितना हुआ, 2 हुआ, एक आगे वाला सरफेस एक पीछे वाला सरफेस। तो बताइए हमारे काम का कितना हुआ, 2 हुआ। तो अगर मैं प्लेट की बात करता हूं तो प्लेट थोड़ा मोटा होता है। किसका है ये तुमको इंतजार में हूं ना, देख लो इधर भी एक बार में हूं ना, जितना उतना मांग लो, तुमको मिलेगा उतना प्यार में हूं ना। देखो तो ये हमारे पास क्या हुआ, प्लेट हुआ। अब इस प्लेट के अंदर मैंने क्या किया ना, वही वाली बात है, चार्ज है। तो प्लेट के पास जो तुम चार्ज दे रहे हो तो एक तो आगे वाले सीट पर होगा, क्योंकि चार्ज हमेशा सरफेस पे होता है, पता है ना आपको। तो आगे वाले सीट पे जो चार्ज होगा उसको बोलेंगे प्लस सिग्मा। ठीक, तो पीछे वाले सीट पर भी कितना चार्ज होगा, उतना ही ना होगा, क्योंकि देखो ये चल के आ सकता है। मान के चलिए 2 बर्तन है और एक ही बर्तन से पानी दे रहे हो दोनों बर्तन में, और एक से को दूसरे में जा रहा है, तो दोनों में सेम पानी हटेगा ना, क्योंकि सिंपल सी बात है, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज डिफरेंस, ये सब एक होना चाहिए। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ये सिग्मा ये है तो ये भी सिग्मा है, मतलब आगे भी सिग्मा पीछे भी सिग्मा। ठीक है, अलग अलग नहीं हो सकता क्योंकि ये जुड़ा हुआ है। सर बीच में नहीं होगा, बीच में नहीं होगा, क्योंकि बीच में होगा तो वो आगे क्यों नहीं भागेगा, क्योंकि बगल वाला धक्का देगा, तो धक्का देगा तो सबसे दूर जाना चाहेगा, तो सबसे दूर क्या है, सरफेस। ठीक है, इसीलिए सरफेस पे होगा। फिर वही सिलेंडर वाली बात, ये लीजिए मैंने इसके अंदर सिलेंडर रख दिया, और रियल में मत रखना, ये ऐसा मान लेना कि ऐसा सिलेंडर इसमें रखा हुआ है। ठीक है, तो कितने सरफेस है, 2 सरफेस। तो बोलेंगे प्लेट हैज कंटेन 2 सरफेसेज। कितने सरफेसेज, 2 सरफेसेज। ठीक है, तो एक को बोलते हैं वो सिग्मा, पहला, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल रहे हैं वो पहला सरफेस के द्वारा,
प्लस दूसरा सरफेस के द्वारा। तो आपको नहीं लग रहा है बुआ कि पहला सरफेस के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका फॉर्मूला होता है सिग्मा बट्टे 2 एप्सिलॉन नॉट, अभी निकाले थोड़ा देर पहले, ठीक है। तो आगे वाले में जो सिग्मा है पीछे वाले में भी सेम सिग्मा है, तो इसका भी क्या होगा सिग्मा बट्टे 2 एप्सिलॉन नॉट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा सिग्मा बट्टे एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये प्लेट का आ गया, क्योंकि प्लेट में 2 सीट है, दोनों सीट का इलेक्ट्रिक फील्ड जोड़ दीजिए तो आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे कह सकते हो, ठीक है ना, इट कंटेन 2 सीट 2 सीट विथ चार्ज, ठीक है, विथ चार्ज। तो यहाँ पे हमको ये निकाल लिए। तो चलिए अब हमारे पास आखिरी टॉपिक है जिसमें हम लोग निकालने वाले हैं स्फेयर के बारे में। किसके बारे में बच्चे लोग? स्फेयर के बारे में। तो चलिए हम लोग चर्चा करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग स्फेयर। बहुत अच्छा टॉपिक है, आपको अभी समझ में आ जाएगा, देखिए इसको। तो अभी हम लोग चर्चा करने वाले हैं आज आखिरी टॉपिक पे। तो हमारा ये टॉपिक है, देखिएगा, जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग स्फेयर। कंडक्टिंग स्फेयर, ठीक है, कंडक्टिंग चार्ज स्फेयर, ये चार्ज ही होगा। कंडक्टिंग, ये एप्लीकेशन है, आखिरी एप्लीकेशन है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नॉन कंडक्टिंग भी पढ़ाते हैं, मैं भी पढ़ाऊंगा। तो इलेक्ट्रोस्कोप और गोल्ड लिफोस्कोप, इलेक्ट्रोस्कोप, वो सब मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन वो आउट ऑफ सिलेबस वाले में। तो इस लेक्चर के बाद जो अगला लेक्चर आएगा वो न्यूमेरिकल का आएगा और ऑब्जेक्टिव का आएगा, और उसके बाद आएगा आउट ऑफ सिलेबस। तो ये भी एक बार आपकी इच्छा होगी कि एक्स्ट्रा पढ़ ले तो उसको भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बट बोर्ड के लिए इतना सफिशियंट है। तो कोई पूछेगा कि हमको क्या निकालना है, तो कंडक्टिंग स्फीयर के द्वारा। तो सबसे पहले क्या बोलेंगे, लेट बी कंसीडर ए कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर, a conducting charged sphere of charge Q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है बउआ? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर सरफेस, we have to find out E on A में आउटसाइड, सबसे पहले बाहर निकालना है स्फेयर के, B सरफेस, और C इनसाइड। तो 3 जगह हमको निकालना है, एक बार स्फेयर के अंदर, स्फेयर के बाहर, और स्फेयर के सरफेस पर, ठीक है। तो चलिए बच्चे लोग सबसे पहले एक स्फेयर लेते हैं। ये हमारे पास स्फेयर रहा, ठीक है ना। अब देखो इस पे मैंने चार्ज दिया, चल जैसे हवाएं छनन छनन चल हो गया। अब ये हो गया। अब इसका रेडियस देखो, तो सेंटर हो, और हम मान लेते हैं कि इसका रेडियस है वो कितना है बच्चे लोग, r, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, हमें एक क्या करना है बच्चे लोग, ध्यान से सुनिएगा, आउटसाइड निकालना है। तो हमें पॉइंट पिक कर लेते हैं कि हमें आउटसाइड इस P1 पॉइंट पे चाहिए, PO मतलब आउटसाइड, ठीक है। तो हमें इस पॉइंट पे चाहिए। तो गॉस का नियम कहता है कि आपको जब भी कोई चीज़ चाहिए होगा ना, तो उससे बड़ा क्या करना पड़ेगा, गोला खींचना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं मान के चलता हूँ कि हमने इसको इससे पैक कर दिया, ठीक है, पैक कर दिया। तो क्या बताइए, छोटा सा पार्ट काट सकते हैं? बिल्कुल काट सकते हैं। और ये जो दूरी है वो कितना है बच्चे लोग, ये दूरी जो है वो उसको मान के चलिए R है, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, हमने यहाँ पर एक छोटा सा पार्ट काटा, तो छोटा सा पार्ट कटेगा तो इस छोटे से पार्ट का एरिया वेक्टर बाहर की ओर होगा, ओके। और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर की ओर होगा, बाहर की ओर होगा। तो दोनों के बीच में एंगल कितना डिग्री होगा, 0 डिग्री। कितना डिग्री आएगा बुआ, 0 डिग्री, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिएगा 0 डिग्री यहाँ पर आया। तो अब मैं आपसे पूछूंगा फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा। तो फ्लक्स बराबर आप सिंपली कह सकते हो कि सबसे पहले E और छोटा सा एरिया, तो हम बोले छोटा एरिया तो छोटे फ्लक्स होगा। और कॉस कितना डिग्री, D दिखाता है छोटा को, कॉस कितना डिग्री, 0 डिग्री।
छोटे वैल्यू को बड़ा करने के लिए इंटीग्रेशन, क्लोज है इसलिए क्लोज इंटीग्रेशन, तो डी फाई का इंटीग्रेशन फाई, ई बाहर, छोटे एरिया को ए लिखेंगे और कॉस 0 का मान 0 होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे डी ए। तो एक बात बताओ, फाई ई और छोटे छोटे एरिया को क्या बोलेंगे 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि पता है ना एक स्फेयर का टोटल एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये वाला कौन सा आर इस्तेमाल किए जो इसका रेडियस था, ठीक है। तो बताओ तो ई बराबर, हाँ तो फाई बराबर हो गया समीकरण पहला गॉस लॉ से। गॉस लॉ बराबर क्या है, तो फाई बराबर फॉर्मूला होता है क्यू बट्टा अपसाइलन नॉट, ठीक है। तो अब बताओ दोनों को बराबर कर दे, तो ई बराबर ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा क्यू बट्टा एप्सिलॉन नॉट। तो बताइए ई बराबर क्या हो जाएगा, ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बट्टे आर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कहाँ के लिए निकला है, आउटसाइड। तो बाहर क्या वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बट्टे आर स्क्वायर। अब मैं बात करता हूँ सरफेस का, ठीक है। तो एक बात बताओ, सरफेस की चर्चा अगर तुम कर रहे हो तो देखो क्या इसमें चार्ज बदला है, नहीं। चार्ज जितना यहाँ है उतने चार्ज यहाँ है। क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बदल जाएगा, नहीं बदल जाएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है। खाली बदल क्या रहा है, दूरी। इसका दूरी बड़ा वाला आर था, इसका दूरी ये वाला आर है। तो हम इस छोटे वाले आर को रिप्लेस कर देंगे बड़े वाले, बड़े वाले आर को, छोटे वाले आर को रिप्लेस कर देंगे बड़े वाले आर से, क्योंकि इस वाले गोले का रेडियस क्या है, छोटा वाला आर है, लेकिन हमको सरफेस पर ही चाहिए। तो ये जो सरफेस गोला हमने लिया हुआ है इसका सरफेस का रेडियस क्या है, छोटा वाला आर, बड़ा वाला आर। तो छोटे वाले आर को रिप्लेस कर देंगे बड़े वाले आर में। तो हमारे पास कुछ नहीं है, जो फॉर्मूला पहले से था वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बट्टे आर स्क्वायर। ओके, तो ये हमारे पास क्या हुआ, आउटसाइड। अब मैं बात करता हूँ इनसाइड का, ठीक है। इनसाइड, अंदर। तो एक बात बताओ, अंदर की ओर क्या देखिएगा ना, जब अंदर की ओर आप देखिएगा तो ये मान के चलिए तुमने माना ए, तो एक छोटा सा गोला हमें खींचना पड़ेगा, हमने खींच दिया, सब कुछ ठीक है इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लेकिन क्यू का मान 0 है, क्योंकि चार्ज तो कंडक्टर के अंदर है ही नहीं, चार्ज कंडक्टर के बाहर है, यानी सरफेस पर है। तो अंदर चार्ज क्या मिला, 0, और बट्टे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। तो ई इनसाइड बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो आप बताइए बच्चे लोग, हम यहाँ पे आपसे पूछेंगे कि कंडक्टिंग स्फेयर के द्वारा, ठीक है ना, यहाँ पर कितने पार्ट है, तो 3। तो कहिएगा सरफेस आउटसाइड कितना होता है, तो इतना, सरफेस पर कितना होता है, तो इतना, इनसाइड कितना होता है, तो इतना। ओके, तो ये हमारे पास 3 क्या हुआ, पार्ट हुए। तो ये हमारा कंडक्टिंग स्फेयर, आउटसाइड, सरफेस और इनसाइड, ये तीनों जगह का हमने निकाल लिया। तो अब ये आपका पूरा हो गया। अब आपसे कोई पूछेगा कि सर इसका ग्राफ खींच दीजिए, तो ग्राफ भी आप ऐसे खींच सकते हो। दूरी, इलेक्ट्रिक फील्ड, सबसे पहली बात 0 से लेकर r तक बढ़ोगे, मतलब रेडियस तक बढ़ोगे, तो यहाँ तक तो कुछ है ही नहीं, तो ग्राफ यहाँ से चालू नहीं होगा। और सबसे ज़्यादा तुमको कहाँ मिलेगा, सरफेस पर मैक्सिमम मिलेगा, क्योंकि यहाँ तक तो 0 था, सतह तक तो था ही नहीं, और यहाँ से मैक्सिमम, क्योंकि इससे आगे जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा, दूरी बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा। तो मतलब यहाँ इस पॉइंट पर तुमको मिला, और इस पॉइंट से तुम्हारा वैल्यू क्या हो, क्योंकि देखो तुम यहाँ पर देखो तो ई जो है दूरी के साथ कैसे संबंध रखता है, आर स्क्वायर। तो यहाँ पर जो इसका ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह से होगा। तो ये आउटसाइड का ग्राफ है, आउटसाइड 1/r स्क्वायर, ये हो जाएगा ई सरफेस, सरफेस, और ये हो जाएगा ई इनसाइड। तो इनसाइड क्या होता है, 0, ठीक है। तो ये ग्राफ हो गया। तो आपको आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा था कंडक्टिंग स्फेयर का। तो आज हमारा थ्योरी यहीं पर द इंद पहला चैप्टर का, ठीक है। तो कल हम लोग मिलते हैं। तो कल के लेक्चर में आपको ऑब्जेक्टिव, इस एप्लीकेशन का ऑब्जेक्टिव और इस पर न्यूमेरिकल एनसीईआरटी का दोनों करवा देंगे। तब हमारे ये चैप्टर पूर्ण रूपेण क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग, उम्मीद है बढ़िया होंगे। तो बच्चे लोग, जैसा कि हमको पता है कि हम लोग गॉस लॉ खत्म कर चुके हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी पूरा चैप्टर ही खत्म कर चुके हैं। बट इसके दौरान क्या हुआ कि गॉस लॉ इतना बड़ा चैप्टर था कि उससे हम लोग 3-4 लेक्चर में निपटाए हैं। तो इस पूरे लेक्चर के दौरान हम ये नहीं कर सकते थे कि पार्ट बाय पार्ट आपको ऑब्जेक्टिव बता देते। तो मैंने आपसे कहा था कि पहले गॉस लॉ और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की टॉपिक पढ़ लेते हैं, उसके बाद इस पे रिलेटेड हम लोग ऑब्जेक्टिव को भी कर लेंगे। तो चलिए आज हम लोग कंबाइंड ऑब्जेक्टिव्स को करते हैं। तो क्या है कि सबसे पहले क्या है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ठीक है, जो क्लोज हो गया है, ठीक है ना, किससे, सरफेस से। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स सरफेस पर क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, अगर एक डाइपोल का मतलब होता है एक प्लस होना चाहिए और एक माइनस, तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बुआ
नेट चार्ज अब बट्टे एप्सिलॉन नॉट। तो जब नेट चार्ज की बात आएगी तो एक प्लस है और एक माइनस है, तो नेट चार्ज क्या हो जाएगा, जीरो। तो ऑब्वियसली सी बात है फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। ओके, अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी किसी कंडक्टर का सिग्मा है तो उसके आसपास क्या होगा। तो देखो वो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है किसी कंडक्टर थोड़ा मोटा होता है, तो प्लेट वाली कहानी याद रखिए। तो आपको पता है ना प्लेट के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा बट्टे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोग चर्चा किए थे। तो कौन सा ऑप्शन होगा, बी नंबर। एक स्फेरिकल कंडक्टर के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेंटर पे क्या होगा। तो हम बता चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेंटर पर जीरो होगा, बताया था ना आपको, इनसाइड जीरो होता है। तो बताइए हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर। तो देखिए सब पढ़ने के बाद ही हमें ये सब क्या हुआ, बन रहा है। अब क्वेश्चन आता है द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एसआई यूनिट क्या होगा, तो फ्लक्स का फॉर्मूला है ई ए कॉस थीटा। तो ई को बोलते हैं न्यूटन पर कूलम, एरिया को बोलते हैं मीटर स्क्वायर। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, यानी सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। फिर कहता है द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नियर द थिन शीट चार्ज कंडक्टर। तो मैंने आपको सीट के द्वारा पढ़ा दिया था, चार्ज सीट के द्वारा। आपके कॉपी में भी ये बात लिखा होगा, सिग्मा बट्टे 2 एप्सिलॉन नॉट। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सिग्मा बट्टे 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी ये नंबर। ठीक है, ये सी नंबर। अब कहता है 5 इलेक्ट्रिक डाइपोल है, तो कह रहा है कि जब एक बात बताओ, जब एक डाइपोल के द्वारा अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो है तो 5 के द्वारा भी तो जीरो ही ना होगा। जब एक के द्वारा जीरो है तो 5 के द्वारा भी क्या होने वाला है, जीरो ही होने वाला है। तो हमारा सही आंसर होगा बच्चे लोग डी। ठीक, फिर है इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई इज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ एलिमेंट्री एरिया डी ए द इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी। तो अगर आपसे कहता है कि अगर नॉर्मल है सरफेस पर, ठीक है ना, E इज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ एलिमेंट्री एरिया। तो मान के चलिए कोई एरिया है, ठीक है ना, ये नॉर्मल है ना, सरफेस पर नॉर्मल है, ठीक है ना, एलिमेंट्री एरिया डी ए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज नॉर्मल टू द एलिमेंट्री एरिया डी ए। एलिमेंट्री एरिया जो है उसके डी ए पर क्या है, वो ये नॉर्मल है, ठीक है ना। तो नॉर्मल है तो दोनों के बीच का एंगल थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। और जब 90 हो जाएगा तो फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा, वो जीरो, क्योंकि कॉस 90 का मान क्या होता है, जीरो। फिर कहता है टोटल फ्लक्स ओवर ए क्लोज सरफेस द टोटल चार्ज इन क्लोज बाई। तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है क्यू बट्टे एप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज किसका मल्टीप्लाई कर रहा है, तो चार्ज मल्टीप्लाई कर रहा है 1 बट्टा एप्सिलॉन नॉट का। तो चार्ज किसका मल्टीप्लाई है, वो 1 बट्टे एप्सिलॉन नॉट का, ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कह रहा है 9वां में द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई नियर द पॉइंट, सर ये हो चुका है, 10वां हो चुका है। तो 11वां कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालिए लॉन्ग वायर के द्वारा, है ना, किसी सिलेंडर के। तो लॉन्ग वायर के द्वारा हम लोग को पता है कि ई का फॉर्मूला हम निकाले थे 1 बट्टा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बट्टे आर, यानी सही ऑप्शन होगा बी नंबर। ठीक है, ऑलरेडी हो चुका है। अब कह रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स यदि 10 माइक्रोकूलम हो तो देखिए बुआ, हमें चार्ज का मान दे दिया 10 माइक्रोकूलम। तो सबसे पहले एक बात बताइए, फाई का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू बट्टा एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो क्यू का मान दिया हुआ 10 माइक्रोकूलम, 10 माइक्रो का मतलब 10 के पावर -6, ठीक है। अब एप्सिलॉन नॉट, तो जैसा कि आपको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 × 10 के पावर 9। तो आप बताइए एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होगा। तो एप्सिलॉन नॉट का मान हो जाएगा, ठीक है ना, ये इधर चला जाएगा नीचे चला जाएगा 1 बट्टा 9 चौका 36 पाई 10 के पावर 9, ठीक। तो एप्सिलॉन नॉट का मान अगर मैं यहाँ लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, 1 बट्टा 36 पाई 10 के पावर 9, ओके। तो अब देखो ये ऊपर जा रहा है तो फाई का मान कितना हो जाएगा, ऊपर है 10 के पावर -5 और गुने ये 36 पाई ऊपर चल जाएगा और यहाँ बच गया 10 के पावर 9। तो 9 में से 5 गया तो 36 पाई 10 के पावर 4, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो 36 पाई 10 के पावर 4, ठीक है, बहुत सिंपल है। 13 में कह रहा है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान किसी हॉलो कंडक्टर के अंदर क्या होता है, तो जीरो बताए, तो अंदर क्या होगा, जीरो, हाँ जीरो। आप कह रहे हैं बच्चे लोग कि किसी इनक्लोज इलेक्ट्रिक डाइपोल का इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, तो सिंपल बात है जीरो। डाइपोल के द्वारा क्या होता है, जीरो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मात्रक कौन होगा, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला देखिए क्या है, फाई बराबर है ई ए कॉस थीटा, ई मतलब न्यूटन पर कूलम गुने मीटर स्क्वायर। तो कुछ लोग चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूटन गुने मीटर
और बट्टा कुलम अगुने मीटर। न्यूटन गुने मीटर को हम लोग जूल कहते हैं और कुलम तो कुलम है, और जूल पर कुलम को हम लोग वोल्ट कहते हैं, यानी वोल्ट गुने मीटर। सी नंबर। तो हम लोगों का काम है थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करना, ये हम आगे पढ़ाएंगे जूल पर कुलम अगला चैप्टर में, तो वहाँ बताएंगे आपको। अब ये 2 नंबरी क्वेश्चन बनता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, इसके एसआई यूनिट को लिखिए। फिर बनता है गॉस लॉ क्या, उसको प्रूफ कीजिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के दिखाइए लॉन्ग वायर के द्वारा। तो ये सब आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। अब आता है बिहार बोर्ड में पूछे हुए क्वेश्चन। तो ये तो आंसर अभी किए हैं, 2013 में के ये क्वेश्चन था, 2013, तो इसका तो आंसर कर ही दिए, 36 पाई होगा। टोटल कह रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट द यूनिट पॉजिटिव चार्ज, 2023 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो टोटल फ्लक्स यूनिट पॉजिटिव चार्ज से कितना होगा, तो फाई का फॉर्मूला होता है बुआ क्यू बट्टा एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू का मान 1 कह रहा है, तो बी नंबर, ठीक है। फिर कह रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट, तो वोल्ट इंटू मीटर, अभी देखे हैं, ठीक है, 2021 में आ चुका है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी हॉलो चार्ज कंडक्टर का क्या होता है, 0, ये 2017 में आ चुका है। तो जो भी है आपको घबराना नहीं है बोर्ड एग्जाम्स के लिए, ठीक है, आपको बस देखते चले जाना है। फिर कह रहा है सरफेस चार्ज डेंसिटी किसी कंडक्टर का सिग्मा है, तो कितना होगा किसी कंडक्टर का, तो अभी तो बताया 2017 में। कंडक्टर कह रहा है तो सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। सीट कहता है, जैसे यहाँ कह रहा है सीट, तो सीट 2018 में पूछा हुआ है, तो हमारा ये आंसर हो जाता है 1/2, ठीक है। फिर कह रहा है, देखिएगा 5 नंबरी क्वेश्चन में कह रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसे कहते हैं, 2021 में, 19 में, 16 में, 14 में, ये कितनी बार पूछ चुका है, तो आप बता सकते हो। फिर कह रहा है ऐसा यूनिट एंड डायमेंशन लिखिए परमिटिविटी का, तो वो तो एप्सिलॉन नॉट का लिखवा ही चुके होंगे। फिर कह रहा है कि चार्ज इन गॉसियन सरफेस इतना है तो फ्लक्स कितना होगा, तो फ्लक्स का फॉर्मूला था टोटल चार्ज, तो -q + 2q - q बटा एप्सिलॉन नॉट, तो टोटल 0 हो जाएगा, क्योंकि 2 प्लस और 2 क्या है माइनस। अब कह रहा है गॉस लॉ क्या है, लंबे वायर के द्वारा निकाल के दिखाइए, ये 14 में और 9 में 5 नंबर में पूछा हुआ है, ठीक है। फिर कह रहा है गॉस लॉ को कूलम्ब लॉ की मदद से प्रूफ कीजिए, तो कुछ नहीं करना है बुआ, जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का मान निकाला है ना, पहला एप्लीकेशन था गॉस लॉ का, क्या एप्लीकेशन था, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, तो पॉइंट चार्ज के द्वारा तुमने फॉर्मूला जो ये निकाला है, ठीक है ना, बस कुछ नहीं करना है। E बराबर क्या होता है F/Q, तो F बराबर क्या होगा Q × E, यही वाला E यहाँ का यहाँ रख देना, हो गया प्रूफ। फोर्स को तो कूलम का नियम कहते हैं, तो हम यहाँ गॉस के नियम से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे और एक स्टेप पूरा करेंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा बुआ, गॉस लॉ, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब कह रहा है गॉस लॉ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट चार्ज लॉन्ग वायर के द्वारा, 14/9, ये तो हो ही चुका था। तो हमारा पास ये पहला चैप्टर की पूरी कहानी क्या हुई बच्चे लोग, खत्म हुई। तो हम लोगों ने क्या क्या किया, टॉपिक बाय टॉपिक ऑब्जेक्टिव देख लिया, बिहार बोर्ड के क्वेश्चंस देख लिए, एनसीईआरटी देख लिया, A to Z जितना भी काम करना था टॉपिक बाय टॉपिक ही कर चुके हैं। तो आई थिंक आप लोगों ने इसको बनाया होगा, नोट्स आप लोग बना लीजिए, जितना ऑब्जेक्टिव करा है उसका कॉपी अलग बना लीजिए, एनसीईआरटी उसी में रहने दीजिए। तो चलिए बच्चे लोग, इसका एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है, इस टॉपिक पर हम लोग उस न्यूमेरिकल को भी डील कर लेते हैं, और बहुत आसानी से आपको ये समझ में भी आ जाएगा, मैं हिंट्स करता हूँ आपको, ठीक है। तो गॉस लॉ पे जो न्यूमेरिकल्स है उसको हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है ना, जो कि रेडियस उसका 10 सेंटीमीटर है, ओके। तो चलिए मैं मान लेता हूँ कि एक रेडियस इसकी कितनी सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। फिर कह रहा है कि उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड 20 सेंटीमीटर पे निकालना है, ओके। तो आपको नहीं लग रहा है कि एक स्फीयर है जिसका रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर, लेकिन हमको निकालना कितना पर है 20 सेंटीमीटर पर, तो आपको समझ में तो आ ही चुका होगा कि ये आउटसाइड वाला सवाल है, क्योंकि अगर मुझे ये रेडियस क्लियर नहीं करेगा तो मुझे नहीं पता चलेगा ना कि वो जो पॉइंट उन्होंने बोला है 20 सेंटीमीटर वो अंदर है, सरफेस पर है, बाहर पर है। तो सीधा मैं स्फीयर के वैल्यू से नहीं निकाल सकता, हमको रेडियस भी चाहिए, क्योंकि अगर रेडियस नहीं मिलेगा तो हो सकता है मैं अंदर निकाल दूं, तो उस समय तक तो वैल्यू 0 आ जाएगा ना, तो ये जो आंसर निकालेंगे वो गलत आ जाएगा। इसी के लिए ये क्लियर करना जरूरी था कि आपका रेडियस 10 है बट आपको निकालना 20 पर है, तो हम समझिए आउटसाइड हो गए। तो आउटसाइड हो गए तो हमारे पास यहाँ पर चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड भी दिया हुआ है, तो इस जगह का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया हुआ है वो हमको वहाँ दे दिया हुआ है। तो हमसे कह रहा है कि नेट चार्ज क्या होगा, तो आराम से निकाल लेंगे। किसी स्फीयर के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड का मान आउटसाइड हम लोग निकाले हुए हैं, क्या निकाले हुए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r², ओके। क्योंकि ये बाहर वाला है तो ये वाला r²। तो आप एक बात बताओ, E की वैल्यू कितनी दी गई है 1.5 10⁻³
और बराबर इसकी वैल्यू होती है 9 गुने 10 के पावर 9 और क्यू का मान निकालना है और आर का मान 20 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप काट छाट कर सकते हैं क्या, यहाँ पर आप चाहो तो कर सकते हो, तो काट छाट करके आप इसकी वैल्यू को क्यू का मान निकाल कर यहाँ से लेते आना। ठीक है, तो ये आपका काम है, तो ये प्रोसेस आप कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आता है बच्चे लोग हमारे पास क्वेश्चन ये वाला कि एक यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है ना, जिसका डायामीटर कितना है 2.4 मीटर। तो बताइए इसका रेडियस क्या हुआ, तो इसका रेडियस हुआ 1.2 मीटर। ओके, अब कह रहा है क्योंकि डायमीटर का रेडियस क्या होता है, मतलब रेडियस जो है वो डायमीटर का आधा होता है, तो कह रहा है सरफेस चार्ज डेंसिटी दे दिया हुआ है, मतलब हमको सिग्मा का मान दे दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है सिग्मा का मान 80.0 माइक्रो कूलम बटे मीटर स्क्वायर। तो अगर मैं इसको ठीक से लिखूं तो 80 और 10 के पावर -6 कूलम बट्टा मीटर का स्क्वायर। अब हमें कह रहा है कि ए नंबर में फाइंड द चार्ज, तो आराम से निकाल सकते हैं क्योंकि सिग्मा का फॉर्मूला होता है क्यू बट्टा एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा सिग्मा इंटू एप्सिलॉन नॉट। आपको नहीं लग रहा है कि सिग्मा का मान यहाँ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 80 गुने 10 के पावर -6 और एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है 8.85 10 के पावर -12। तो आप इसको सॉल्व करके उम्मीद है क्यू का मान निकाल लेंगे, निकल जाएगा एग्जैक्टली। तो मैंने आपको प्रोसेस बता दिया। बी नंबर में कह रहा है फ्लक्स निकालिए, तो आसानी से निकाल लेंगे। जब क्यू निकल गया तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है क्यू बट्टे एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू का मान यहाँ लिख दीजिए और एप्सिलॉन नॉट के वैल्यू से भाग दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा फाई का मान। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि हमको इस सवाल को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है ना, तो हमारा काम है प्रोसेस बताना, कर्म करना आपका काम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, ये कहता है एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, ठीक है ना, जिसकी वैल्यू हमें इतनी दी गई है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का मान हमें दे दिया गया है। तो एक लाइन चार्ज के द्वारा, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें दे दी गई है, कितनी दे दी गई है, ठीक है। अब कह रहा है डिस्टेंस कितना है हमारे पास, तो r इक्वल टू हमें दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। तो आप इसको आराम से बोल सकते हो 2 गुने 10 के पावर -2 मीटर। ठीक है, अब कह रहा है कि हमें लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब लेमडा बराबर निकाल के दिखाइए। तो हमने ऑब्जेक्टिव में भी इसको देख रखा है और फार्मूला भी आपको पढ़ा रखा है कि इसका फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लेमडा बटे r। याद आया, तो e का वैल्यू दिया हुआ है 9 गुने 10 के पावर 4 और इस टोटल की वैल्यू होती है 9 गुने 10 के पावर 4, क्योंकि सारा ऐसा ही मात्रक में है। ठीक है ना, 2 इंटू लेमडा, पता नहीं लेमडा का मान क्या होगा वही तो निकालना, और इसका मान है 2 गुने 10 के पावर -2। तो 2 से 2 कट गया, 9 से 9 कट गया, 10 के पावर 4 से, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 के पावर 4, यहाँ पे हो जाएगा 10 के पावर 9, ये ऊपर आएगा तो 2 अलगे प्लस में आ जाएगा, तो 10 के पावर +2 गुने लेमडा। तो लेमडा का मान यहाँ से आपको आ जाएगा कट के 10 के पावर 4 और 10 के पावर 9 2 11, तो ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा 10 के पावर 7, वही प्लस में कि माइनस में, तो माइनस में। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। और लेमडा का मात्रक होता है यहाँ पर कूलम बट्टे मीटर। ठीक है, तो हमारा ये भी सवाल बन के रेडी हो गया। तो इस बहुत ईजी था। अब हमारे पास क्वेश्चन है नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो अब देखिएगा 24 नंबर सवाल क्या कह रहा है। 24 नंबर सवाल कह रहा है कि दो हमारे पास लार्ज थीन मेटल प्लेट्स है, ओके, जो पैरेलल है एक दूसरे के। ओके, तो हमें कह रहा है कि इनर फेस है, मतलब इनर फेस पर उसके पास क्लोज है अंदर वाला फेस। अब कह रहा है प्लेट के पास जो डेंसिटी है वो अपोजिट है। ठीक है ना, साइन मतलब 17 है और ये, तो मतलब दोनों अपोजिट है। तो अपोजिट कहने का मतलब क्या हुआ, जरा देखिएगा। ठीक है, कि जैसे दोनों अपोजिट है, तो यहाँ पर कहने का मतलब एक प्लस होगा तो एक क्या होगा माइनस। इस तरह से हमें दिया गया है और वैल्यू भी दी गई है। क्या दिया हुआ है कि दोनों का इनर वाला फेस अपोजिट है और उसके बाद उसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो इतना है। तो हमें यहाँ पर सिग्मा का मान दिया हुआ है। बताइए सिग्मा, ये प्लस सिग्मा है और ये क्या है माइनस सिग्मा है। ठीक है, और सिग्मा की वैल्यू कितनी दी गई है, तो सिग्मा की वैल्यू में क्वेश्चन में दिया हुआ है 17 गुने 10 के पावर -22, 17 गुने 10 के पावर -22। ओके, कूलम बटा मीटर स्क्वायर जो भी है। तो अब हमें कह रहा है कि एक बार आउटसाइड निकालिए लेफ्ट साइड में, एक बार राइट साइड में और एक बार सेंटर पर। तो एक बात बताइए, ये इसको धक्का देगा इस तरफ और ये इसको खींचेगा इस तरफ। ठीक, देखो ये प्लस वाला धक्का देगा
और ये माइनस वाला खींचेगा, तो ये कितना से खींचेगा, तो पता है ना सिग्मा बट्टा 2 एप्सिलॉन नॉट। और ये कितना से खींचेगा, सिग्मा बट्टा 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि हम पढ़ा चुके हैं बउआ कि एक सीट के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है सिग्मा बट्टा 2 एप्सिलॉन नॉट। कहिएगा सर माइनस मॉड रहता है तो वो चार्ज वाला माइनस प्लस खत्म हो जाता है। इसका भी तो दोनों का देखो मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, नेट वैल्यू क्या आएगा 0। सेम इसका भी है, ये धक्का देगा ये खींचेगा, ठीक है, तो इसका भी सेम यही दोनों वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर भी, तो नेट क्या आ जाएगा 0। बट इसका देखिए ये धक्का दे रहा है और ये क्या कर रहा है खींच रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या हो जाएगा, एक का होता है सिग्मा बट्टे 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस दूसरे का होता है सिग्मा बट्टे 2 एप्सिलॉन नॉट, माइनस प्लस नहीं होगा क्योंकि मोड लग जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 सिग्मा बट्टे 2 एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा बट्टे एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा का वैल्यू पता है आपको कितना है 17 गुने 10 के पावर माइनस 22 और यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 10 के पावर माइनस 12। अब इसको काट करके सॉल्व कर दीजिए, वैल्यू ले आइए, ठीक है। तो एनसीईआरटी का ये बहुत अच्छा सवाल सब था जो कि मैंने आपको भी बताया है और इसको ही सबमिट करके आपको आंसर करना है। तो आई थिंक आपने इस चीज़ को समझ लिया कि कैसे हमें आंसर करना है, ठीक है, ओके। तो अब बच्चे लोग एक सवाल आता है हमारे पास कि आपको पता है ये एनसीईआरटी क्या किया हुआ है कि इसमें थ्योरी इस चैप्टर का है लेकिन इसका जो क्वेश्चन दिया वो सेकंड चैप्टर में दिया हुआ है। चलिए मैं आपको सेकंड चैप्टर का दिखाता हूँ, वैसे भी सेकंड चैप्टर चालू होने ही वाला है, ठीक है, तो लेकिन उससे पहले ही सेकंड चैप्टर में क्या है एक न्यूमेरिकल एनसीईआरटी का थ्योरी इस पार्ट का है लेकिन उसका देखिए क्वेश्चन सेकंड पार्ट में दे दिया है। तो चलिए कोई बात नहीं है, हम लोग हमारे बच्चे होशियार हैं वो निकाल लेंगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन कहाँ है, क्वेश्चन यहाँ है हमारे सामने, एक्सरसाइज ये 2 है सेकेंड चैप्टर का है और ये देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है एक स्फेरिकल कंडक्टर है, तो ठीक है हम स्फेरिकल कंडक्टर बना दिए। अब कह रहा है कि उसका जो रेडियस है वो 12 सेंटीमीटर है, तो ठीक है इसका रेडियस हो गया 12 सेंटीमीटर, ठीक। अब कह रहा है इसका चार्ज जो है वो कितना है, तो इस पर चार्ज जो है वो है 1.6 10 टू द पावर, यहाँ देखिएगा चार्ज इक्वल टू 1.6 10 टू द पावर -7, ठीक है। अब कह रहा है कि इनसाइड, तो इनसाइड तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। अब कह रहा है जस्ट आउटसाइड मतलब सरफेस पे कह रहा है, तो पता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला 9 गुने 10 के पावर 9 और Q बट्टे R स्क्वायर। तो ये कौन वाला R, कौन सा R लीजिएगा, ये वाला R 12 सेंटीमीटर वाला। अब कह रहा है सी में 18 पे निकालिए, तो कोई बात नहीं आउटसाइड। तो देखिए सवाल इसका था, तो फिर सी में क्या होगा, यही होगा 9 गुने 10 के पावर 9 Q बट्टे छोटे वाला R स्क्वायर, और सब R सेंटीमीटर में तो मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, वैल्यू निकाल दीजिए, सिंपल तो है। तो चलिए आप इसको बना लीजिएगा, अगली मुलाकात होगी तो हम लोग न्यू चैप्टर की शुरुआत करेंगे, ओके।